Hello everyone and welcome to your own YouTube channel, My Business. In this video, we will cover the second part of Chapter 1, Introduction to Business of BST Class 11. In this video, we will cover the topics Industry, Commerce, and Business Risk, along with a recap of Part 1. So, let's start the video. So, let's see this diagram carefully, guys. Human activities, classification of human activities actually. So यहाँ पर आप देखेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। और हमारा जो मेन टॉपिक है बिजनेस, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर आता है। कैसे, वो हम धीरे धीरे करके जानेंगे और क्यों, ये भी। चलिए तो पहले रिकैप करते हैं पार्ट 1 का, उसके बाद पार्ट 2 के टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। So let's start with the definition of business. What is business? So guys, business की definition है, business refers to an occupation in which people are engaged regularly in sale, purchase and manufacturing of goods and services. So जैसा कि साफ साफ मैंने आपको बताया कि बिजनेस जो है वो एक ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग गुड्स और सर्विसेज की सेल, परचेज और मैन्युफैक्चरिंग में लगे होते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर। ये भी कह सकते हैं बिजनेस एक ऐसी ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान करते हैं रेगुलर बेसिस पे, या रेगुलर बेसिस पर गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान किया जाता है। सबसे सिंपल। अब इसके बाद जो दूसरी चीज आती है हमारी, वो आती है टाइप ऑफ एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है, क्यों है, तो उसके लिए हमें टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज को समझना होगा कि ह्यूमन किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करता है। और वो है ये दो एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? सो economic activities are those activities, guys, which are performed to earn a livelihood, while non-economic activities are those activities which are performed out of love, sympathy and patriotism, etc etc. So जो भी एक्टिविटीज किसी भी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए की जाती हैं, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए की जाती हैं, किसी भी लाइवलीहुड भूल गया मैं, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए कोई भी एक्टिविटी की जाती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाती है। जैसे कोई आदमी जॉब कर रहा है, सच एज एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया, क्योंकि मैं जॉब किस लिए कर रहा हूँ, कुछ कमाने के लिए कर रहा हूँ। कोई आदमी प्रोफेशनली कुछ काम कर रहा है, किस लिए कर रहा है, कुछ कमाने के लिए कर रहा है। जैसे लॉयर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर हो गए, ये उनका प्रोफेशन है, इससे वो अपना घर चला रहा है भाई, परफॉर्म करके अपनी डिफरेंट अपनी एक्टिविटीज, सॉरी अपनी स्किल्स के बेसिस पे वो अपना घर चला रहे हैं। और यहाँ पे बिजनेस में आदान प्रदान कर गुड्स और सर्विसेज का उन्हें मैन्युफैक्चर करके सेल परचेज करके रेगुलर बेसिस पे अपना घर चला रहे हैं। सो दैट्स व्हाई बिजनेस कम इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो चीजें आती हैं जिनका मेन पर्पस ही होता है टू अर्न अ लाइवलीहुड।
चलिए अब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक को और बारीकी से जानते हैं कि ये होती क्या है और इनके इनके बीच में डिफरेंस क्या है. सो लेट्स स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं इनका पर्पस क्या होता है भाई, साफ सीधा. टू फुलफिल अ physiological needs of a individual. इकोनॉमिक एक्टिविटी का सबसे बड़ा पर्पस होता है किसी भी इंडिविजुअल का फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना, सच एज, जिन्हें हम बेसिक नीड्स भी कह सकते हैं, रोटी कपड़ा और मकान. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पर्पस ही यही होता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स या बेसिक नीड्स को पूरा करना, जिन्हें कहते हैं हम रोटी कपड़ा और मकान. टू अर्न अ लाइवलीहुड. लोग इसीलिए कमाते हैं भाई, रोटी खा सके, कपड़े हैं, कपड़े खरीदे पहने और एक नंगे घर में रह सके. जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पर्पस होता है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स को पूरा करना. साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स, ये सब इमोशन से रिलेटेड होती है. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम कुछ हासिल नहीं करते, बस हम इमोशंस में उन्हें करते हैं, जैसे लव, सिंपैथी में किसी की हेल्प कर दी, कुछ कर दिया. सो हमें हम अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स या इमोशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं. ये है इनका पर्पस. जैसे किसी को चैरिटी करना पसंद है या हेल्प करना पसंद है, सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई. कोई डॉक्टर है समझ लो, वो फ्री कैंप लगाता है, उससे उसकी इमोशनल नीड्स पूरी होती हैं सारी, कि भाई मेरी नॉलेज का सही इस्तेमाल भी हो और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक अच्छा ट्रीटमेंट भी दे सकूं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते महंगा ट्रीटमेंट. जैसे कि डॉक्टर के पास जाकर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर नहीं अफोर्ड कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज, उनको मैं उनके पास जाकर ये सब दूं, तो वो उसकी वो इमोशनल नीड्स पूरी कर रहा है और साइकोलॉजिकल नीड्स भी अपनी पूरी कर रहा है इससे. अब इसमें बेनिफिट क्या है? बेनिफिट बाय इमोशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का होता है मनी और वेल्थ. आपको इन रिटर्न में मिलता है मनी और वेल्थ. बेनिफिट या फिर इन रिटर्न भी कहते हैं हम बेनिफिट्स को. इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपको मिलता है मनी और वेल्थ, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपको क्या मिलता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल जाती है. 2-3 एग्जांपल दूंगा मैं आपको, ठीक है. अभी डॉक्टर का ही एग्जांपल लेके चलते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डॉक्टर ट्रीट्स अ पेशेंट, ठीक है. यहाँ पे एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को ट्रीट किया, सो पेशेंट से वो फी तो लेगा अपनी. जो उसने फी ली, उसने अर्न अ लाइवलीहुड, ही अर्न अ लाइवलीहुड थ्रू इट. देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अगर वही डॉक्टर अपने बच्चे का इलाज करता है, तो भाई बच्चे से फीस थोड़ी लेगा अपने खुद के बेटे का या बेटी का इलाज करने के लिए. वो तो वो लव, सिंपैथी, इमोशनल जो भी है नीड्स वगैरह उनको फुलफिल करने के लिए कर रहा है. सो बस. अब यहीं पे एक शॉपकीपर का ले लेते हैं. तो एक शॉपकीपर के पास हम जाते हैं, समझ लो कोई भी सामान लेने चले गए, चिप्स का पैकेट ही लेने चले गए. एक बच्चा चिप्स का पैकेट लेने गया, तो उस बच्चे 10 रुपए का 10 रुपए के बदले उसे एक चिप्स का पैकेट दे देता है. तो यहाँ पे क्या हुआ, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में शॉपकीपर ने इन रिटर्न में कमाया मनी और वेल्थ, 10 रुपए, जो भी मनी उसने कमाया, अर्न किया, और
वहीं पे अगर वो 10 रुपए का पैकेट वो अपने खुद के बेटे को देता तो वो लव में दे देता, चल बेटा खा ले, ऐश कर जा। यार इससे बेस्ट एग्जांपल मेरे पास है नहीं अभी, यही आया तो मैंने यही बता दिया आपको। सो लेट्स मूव ऑन। आगे एक हमारा रिकैप था, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बिजनेस को। सो लेट्स आल्सो कवर इट। बिजनेस की क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ी थी, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इस चार्ट को आप देख लीजिए एक बार इस चार्ट को आप अच्छे से देख लीजिए। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ये इनसे कुछ रिटर्न नहीं होता, ये हमारी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती हैं। जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और बिजनेस है। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का कोई और फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता। प्रोफेशन होता है कि एक आदमी प्रोफेशनली वो काम कर रहा है, जैसे कहते हैं ना महारत हासिल है उसे। तो इंजीनियर्स, डॉक्टर, लॉयर्स वो इसमें आ गए। एम्प्लॉयमेंट किसी के अंडर काम कर रहा है, और बिजनेस जो खुद का काम कर रहा है। हम बिजनेस को पढ़ने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बिजनेस को ही क्लासिफाई करके दिखाया है। चलिए, बिजनेस में आ जाती है आपकी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो लास्ट वीडियो तक मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री और कॉमर्स को डिस्क्राइब किया था, लेकिन आज हम ये पूरा डिस्क्राइब करने वाले हैं। चार्ट, तो एक बार मैं चार्ट आपको और बता देता हूँ। इंडस्ट्री को फर्दर डिस्क्राइब करें हम लोग तो ये क्लासिफाई करें तो 3 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक आता है। एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है जो हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जेनेटिक जो जीन्स या हार्मोन मिलते हैं। धीरे धीरे हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी। सेकेंडरी में कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पे बनाते हैं, सेकेंडरी में प्रोसेस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में सिंथेटिक, प्रोसेसिंग, एनालिटिकल एंड असेंबलिंग, ये सब। और टर्शरी एक्टिविटीज और एड्स टू ट्रेड, इन दोनों को आप एक ही मान लीजिए, क्योंकि टर्शरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो इंडस्ट्री, जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की हेल्प करती हैं उन्हें आगे पहुंचाने में। सो कॉमर्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो कॉमर्स क्लासिफाई होता है ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। एड्स का मतलब होता है यहाँ पे ऑक्सिलियरीज भी कहते हैं यहाँ पे, तो वैसे ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड, जो हेल्पिंग हैंड होते हैं। ट्रेड में इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड होलसेल और रिटेल। होलसेल यानी कि थोक में, रिटेल का मतलब आपको पता ही है, सिंगल पैक। एक्सटर्नल ट्रेड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट। और एड्स टू ट्रेड जैसे हेल्पिंग हैंड्स, एक तरीके से बैंकिंग, बैंक से फाइनेंशियली हमने हेल्प ले ली, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, हमारी ब्रांड की एडवर्टाइजिंग की हमने फॉर मोर सेल्स, वेयर हाउसिंग, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि क्या हम कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द
क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। सॉरी, वो गलती से नेक्स्ट स्लाइड चली गई थी। सो कॉमर्स रेफर करती है हमारी एक्टिविटीज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, टिपिकली ऑन अ लार्ज स्केल इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ मनी। अब इंडस्ट्री में जहां हम प्रोड्यूस कर रहे थे, कॉमर्स में हम उन्हीं प्रोड्यूस सर्विसेज या गुड्स को ना सेल कर रहे हैं आगे, और उनके बदले में मनी ले रहे हैं या कुछ इन रिटर्न ले रहे हैं। ये जो कॉमर्स जो भी है वो लार्ज स्केल पर किया जाता है बेसिकली। इसके अंडर आप कह सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आती हैं, जैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये कॉमर्स आपका वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या वेरियस चैनल्स के थ्रू किया जा सकता है। ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स आप कह सकते हैं, जैसे कि जनरल स्टोर्स हो गए, आपके सुपरमार्केट्स हो गए, हाइपर मार्केट्स हो गए, जितने भी आपके स्टोर्स हैं। आम भाषा में बोले तो दुकान, जनरल स्टोर जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे सारा सामान मिल जाता है रोजमर्रा का। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए आपके अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो गई आपकी, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, यूपीआई ट्रांजेक्शन, मनी ट्रांसफर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब आपका कॉमर्स में आ जाता है। जो भी मनी से जिसमें भी हम लोग मनी के बदले कुछ खरीदते हैं, वो सब कॉमर्स के अंदर आता है। और इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन आती है, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग या फिर रेजिंग और ब्रीडिंग। इंडस्ट्री में पैदा करते हैं हम, और कॉमर्स में हम लोग उसको आगे बेच देते हैं। इंडस्ट्री में पैदा करने का मतलब है इंडस्ट्री में हम लोग बनाते हैं, इंडस्ट्री में बनाते हैं रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स, और कॉमर्स में उन्हीं फिनिश गुड्स को हम लोग आगे बेच देते हैं पैसा कमाने के लिए। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री involved in the extraction and production of raw materials directly from natural resources। प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो एक्सट्रैक्शन, जिनमें जो इन्वॉल्व करती हैं एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स डायरेक्टली फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस, जैसे एग्रीकल्चरल, माइनिंग और फॉरेस्ट्री हो गए, ये आपके प्राइमरी हो गए, जिसमें आप नेचुरल रिसोर्सेस से कुछ ना कुछ प्रोसेस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेस से। एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब आपके नेचुरल रिसोर्सेस से ही आते हैं। ये सारी प्रोडक्शन आपकी नेचुरल रिसोर्सेस के थ्रू ही की जाती है। अब आ गई आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती हैं आपकी, which are engaged in processing and manufacturing of raw materials into finished goods। जहां पर आप रॉ मटेरियल्स, जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आपने रॉ मटेरियल्स को पैदा किया, उनको आप कंज्यूमेबल गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में हमने गेहूं उगाया, ठीक है, अब हम उस गेहूं को फाइनली कंज्यूमेबल आइटम में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि गेहूं का आटा हो गया, या बाजरा है, बाजरे का आटा हो गया, रागी है, रागी का आटा हो गया। इन सबको जैसे हम फाइनल प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट करते हैं, वो आती है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज में। यहाँ पे देखिए, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग,
ये सब है हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और कंस्ट्रक्शन। इसको फर्दर क्लासिफाई भी किया हुआ है इस डायग्राम में, देखिए सेकेंडरी में। ये डायग्राम्स बहुत ही हेल्पफुल है, इनसे आपको जो मैंने फर्स्ट पेज पे डायग्राम दिखाया था उसकी हल्की हल्की झलक आपको इनमें दिखेगी, तो आपको बैक करने की जरूरत नहीं है। So tertiary industries provide services rather than tangible goods. Example includes retail, hospitality, banking and healthcare. मैंने आपसे कहा था tertiary activities और aids to trade एक ही है। जी हाँ, tertiary activities और aids to trade एक ही है। उस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो tertiary activities के ऊपर जब बात आई तो उसने aids to trade की तरफ एरो बना रखा है। तो वो सब सेम ही होती है। ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो सेकेंड इस इंडस्ट्री में वो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को हेल्प करती हैं, जैसे रिटेल चेन, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग, हेल्थ केयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। अब कॉमर्स को हम ट्रेड और ऑक्सिलरीज या फिर एड्स टू ट्रेड्स में कन्वर्ट क्लासिफाई कर सकते हैं। ट्रेड Trade refers to exchange of goods and services between buyers and sellers, typically involving the transfer of ownership or rights to use the goods or services. It is fundamental economic resources and the satisfaction of human needs and wants. Trade, international trade, retail trade, wholesale trade, e-commerce and barter trade are some types of trades. ट्रेड्स जो है वो रेफर्स ट्रेड का मतलब है exchange of goods and services between buyers and seller, typically involving the transfer of ownership or right to use the goods or services. जो ट्रेड है वो एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसमें हम फाइनली अपना जो गुड है उसे एक्सचेंज कर देते हैं, उसकी ओनरशिप भी किसी और को दे देते हैं, जो फाइनली हमारा कंज्यूमेबल गुड्स होता है, फॉर मनी। हम उसे मॉनेटरी टर्म्स के बदले एक्सचेंज कर देते हैं। और ट्रेड के वेरियस टाइप्स है, रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, ई कॉमर्स, बार्टर सिस्टम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जहाँ पे ट्रेड में एक्सचेंज होता है, वहाँ पे एक्सचेंज करने में, जैसे कि ये रिटेल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, इन सबको करने में भी तो भाई कुछ मदद चाहिए होगी। तो एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वही है, वही मदद का काम करता है। जैसे कि ये वो एक्टिविटीज इंक्लूड करता है that support and facilitate the smooth conduct of trade। देखिए, aids and auxiliaries to trade are activities or services that support and facilitate the smooth conduct of trade. They do not involve the direct exchange of goods and services but effectiveness of trade transaction। इसका मेन मोटिव होता है effectiveness of goods transaction और efficiency और smooth conduction of a trade। अब कॉमन एड्स टू ट्रेड का एग्जांपल हो सकता है बैंकिंग, फाइनेंस, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एंड लीगल सर्विसेज। ये सब हमारे कॉमन एग्जांपल्स हैं और ये बहुत ही आसान है। बिजनेस रिस्क डेफिनेशन। सो बिजनेस रिस्क एक यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। अब बाय बिजनेस का दूसरा नाम आपको बता दूं, रिस्क ही होता है।
जहाँ पे बिजनेस कर रहे हो वहां पे रिस्क हो सकता है। डेफिनेशन, टाइप्स, नेचर एंड कॉजेस, हम ये 4 चीजें पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क के अंदर। चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। Business risk refers to the possibility of adverse occurrences or events that can negatively impact the financial performance, operational efficiency, or reputation of a business. These risks arise from various course, various sources, both internal and external, and can manifest in different forms, affecting different aspects of a company operations. Business risk is an inherent part of any commercial endeavor and requires proactive management to mitigate a potential negative consequences. Examples of all business risks are management decision or operational processes, as well as economic conditions, market changes, and regulatory developments. अब बिजनेस रिस्क क्या है भैया? बिजनेस रिस्क का डायरेक्टली मतलब है वो possibilities of adverse occurrences or events that can negatively impact the financial performance, operational efficiency or reputation of a business. बिजनेस रिस्क वो चीज है जो रिस्क होता है एडवर्स एडवर्स occurrences एडवर्स occurrences और ऐसे इवेंट्स जो आपके बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज पे, आपकी बिजनेस की रेपुटेशन पे। रिस्क दोनों तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। और रिस्क के एग्जाम्पल अगर हम लें तो इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है, मार्केट चेंज, रेगुलेटरी डेवलपमेंट, जैसे कि मार्केट डिमांड हम कह सकते हैं एक रिस्क है। मार्केट चेंजेस, जैसे कि मार्केट में डिमांड चेंज हो रही है प्रोडक्ट्स की दिन पर दिन, इकोनॉमिक कंडीशंस बदल रही हैं, कभी 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 बाय रिसेशन हो सकता है। रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स, रेगुलर डेवलप होता जा रहा है। अब जैसे किसी एक ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसका बिजनेस से अच्छा कोई और बिजनेस चल पड़ा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम कह रहे हैं कितना कुछ डेवलप हो गया। रेगुलेटरी डेवलपमेंट, पहले हमें चलकर जाना पड़ता था खाना लेने के लिए, आजकल घर पे ही डिलीवर हो जाता है। मार्केट चेंजेस, यहाँ पे डिमांड चेंज होती है, बिजनेस की कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, बस यही आता बिजनेस रिस्क में। अब इनकी क्लासिफिकेशन बहुत इजी है। ये डेफिनेशन आप पढ़ें ना पढ़ें, बहुत इजी है। स्पेक्युलेटिव का मतलब और प्योर रिस्क। Speculative risk involves situations where there is a possibility of both gain and loss. In other words, it is associated with activities where the individuals or organization willingly take on risk in the hope of achieving financial rewards or favorable outcomes. Examples include investing in stock market, starting a new business venture, or engaging in real estate speculation.
स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है कि भाई एक तरफा रिस्क है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। जबकि प्योर रिस्क है ना, उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। पढ़ोगे जैसे ही डेफिनेशन में पढ़ता हूँ, आप अपने आप जान जाओगे। Pure risk is a type of risk that involves the possibility of only loss or no loss, with no opportunity for gain. It is typically insurable, and it is the type of risk that risk management strategies primarily focus on addressing. इसके एग्जाम्पल्स होते हैं mainly natural disasters, accident, theft, and other events where the focus is on preventing or mitigating losses rather than seeking financial gain. प्योर रिस्क में सिर्फ रिस्क ही रिस्क होता है, इनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। जबकि स्पेकुलेटिव रिस्क ऐसे होते हैं जिन पे आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे इन्वेस्टमेंट है। अब आपको लगता है यार शेयर मार्केट में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये शेयर कभी भी गिर सकता है, मार्केट कभी भी गिर सकता है, डाउन जा सकता है, मेरा पैसा खत्म हो सकता है। तो आप तो शेयर बेच के आराम से जितना में बिक रहा है लॉस बचा सकते हो, लेकिन प्योर रिस्क में ऐसा नहीं है। प्योर रिस्क में आपका रिस्क होना ही है। जैसे कि किसी चीज, यहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते रिस्क को। स्पेकुलेटिव में क्या था, या तो रिस्क होगा या प्रॉफिट होगा, ओ सॉरी, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। लेकिन प्योर रिस्क में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है लॉस के अलावा। और नो लॉस के अलावा यहाँ पे अगर आपने प्योर रिस्क में, समझ लो आपके पास कोई किसी की चीज किसी चीज की डिमांड आई मार्केट में, आपके पास वो चीज नहीं है, दूसरी चीज है उससे एक वर्जन नीचे है, लेकिन अब वो बिकनी ही बंद हो रही है। समझ लो कोई म्यूजिक सिस्टम है, उससे अपडेटेड वर्जन वाला म्यूजिक सिस्टम आ गया, तो अब वही है डिमांड में। जैसे साउंड बार्स चलते थे, उसके बाद अमेजोन अलेक्सा आ गई, अमेजोन एको डॉट जिसे हम कहते हैं। तो म्यूजिक बार्स खाली ब्लूटूथ कनेक्टेड वगैरह ये सब हो सकते थे, लेकिन आपका एको डॉट जो है वो आपका इंटरनेट से कनेक्ट होकर कोई भी गाना चला सकती थी, बस आपको बोलने की दे देती। एआई ने उसकी जगह ली, अब डिमांड गिरनी शुरू हो गई। अब एक कंपनी सिर्फ वही मैन्युफैक्चर करती थी, वो कहती थी हमारे पास तो और कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जितने पे शॉपकीपर ने क्या किया, लॉस से बचने के लिए कहा भाई कंपनी से माल अब कैंसिल कर दो लाना, एको डॉट खरीदने शुरू कर दो और दुकान पे रखने, लेकिन जितना पुराना माल रखा है अगर वो नहीं बिक रहा तो जितने का हमने खरीदा था उतने का ही बेच दो या फिर सेल पे कर दो, चाहे हमें लॉस क्यों ना हो। इसमें उसके पास क्या आया, जैसे कि उसने 3,000 का एक सिस्टम खरीदा था, उसने कहा यार 3,000 का ही बेच दो, 3500 के बजाय 3,000 का बेच दो, या बिकता हो तो 2500 का भी बेच दो। उसका यहाँ पे लॉस ही लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं, यहाँ पे मोस्टली लॉस लॉस होता है थेफ्ट की वजह से, एक्सीडेंट्स की वजह से, डिजास्टर्स की वजह से, जो नेचुरली होते हैं, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी आ गई, ये सब वगैरह। और यहाँ पे आप एक बार डायग्राम में देखें तो अपने आप आपको एक डिफरेंस भी मिल जाएगा।
चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। कॉजेस, नेचुरल कॉजेस, ह्यूमन कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस। नाम से ही समझ में आ रहा है भाई तीनों के। नेचुरल कॉजेस नेचर की वजह से जो है, नेचर की वजह से जो रिस्क बढ़ता है हमारे ऊपर, जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज आ गई, अर्थक्वेक आ गया भाई, सुनामी आ गई, फेमाइन, फ्लड्स, ड्रॉट, ये सब आ गया। ह्यूमन का और बिजनेस का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये सब भाई प्राकृतिक है, ये कभी भी हो सकता है। अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, सुनामी कभी भी आ सकती है, फ्लड कभी भी आ सकती है, सूखा कभी भी पड़ सकता है। तो इनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये है नेचुरल कॉजेस सारे। Human causes, the human causes of business risk due to loss of business that arise from changes in customer preferences, employee mindset, agitation by workers, negligible by employees, strikes और lockouts। अब ह्यूमन कॉजेस की वजह से आपका नुकसान हो गया, समझ लो आपके वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, ये एक कारण बन गया आपके लिए लॉस का, रिस्क का। दूसरा कारण क्या हो सकता है आपके पास, उन्होंने स्ट्राइक की या आपका कोई एम्प्लॉय गद्दार निकला, ह्यूमन कॉस्ट तो है ना, उसने आप बेटर पोस्ट पाने के लिए दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया और आपकी कंपनी के सारे राज खोल दिए चट्टे बतरे कि भाई टेंडर इतनी तारीख को जो डलना है, इनकी टेंडर कॉस्ट ये है, हम इतना टेंडर कोट करेंगे तो हमारे पास टेंडर आएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब ह्यूमन के कंट्रोल के अंडर होता है। नेचुरल कॉजेस किसी के अंदर नहीं आ सकते, ह्यूमन कॉजेस आ सकते हैं। अब जैसे ही कस्टमर का माइंड भी तो चेंज होता है। अब आप पाव भाजी की दुकान पे जाओगे, आजकल देखते नहीं हो, पाव भाजी में भी वैरायटी आ गई, खड़ी पाव भाजी, स्पेशल पाव भाजी, ये वो, तो होती सेम चीज है वो, बस उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि कस्टमर को भी अच्छा लगे और बिजनेस भी चलता रहे। रिस्क नहीं ले सकते ना, चाहे आप कितने भी रेपुटेटेड वहां पे चले जाओ, रेस्टोरेंट में, चाहे सड़क के ठेले वाले पे चले जाओ, पाव भाजी के, बात एक ही है। इकोनॉमिक कॉजेस होते हैं भाई, साफ साफ पता चल रहा है, इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से, जैसे कंपटीशन इंक्रीज हो गया, मार्केट बदल रहा है, कंडीशन, प्राइस चेंज हो रहे हैं रॉ मटेरियल्स के, इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी हैं, जैसे फ्लक्चुएशन हो रही है प्राइसेस में, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, वेजेस बढ़ गया, कंपटीशन इंक्रीज हो गया, ये सब आपके कॉज हैं जो आपके बिजनेस रिस्क को अराइज करते हैं। इकोनॉमिक, ये सब आपके इकोनॉमिक कॉज हैं। नेचुरल कॉज में आपके आते हैं फेमाइन, कैलामिटीज, नेचुरल कैलामिटीज लाइक फेमाइन, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब। ह्यूमन कॉजेस में आते हैं आपके कस्टमर प्रेफरेंसेस, आपके किसी वफादार ने कर दी गद्दारी, सिटीजन कह रहा हूँ, एम्प्लॉय ने गद्दारी कर दी, स्ट्राइक्स, लॉकआउट। और इकोनॉमिक में बदलता आपका इकोनॉमिक इश्यूज जितने भी है, जैसे कंपटीशन, प्रोडक्शन कॉस्ट और वेजेस में बदलाव, चेंजिंग चेंजिंग मार्केट कंडीशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब होते हैं आपके causes of business risk. So the video ends here, guys. Thank you for watching.
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट में लिख देना और क्या इम्प्रूव करना है मुझे अपनी स्पीकिंग स्किल्स में, और प्लीज शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।